हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे और चैप्टर का नाम क्या था? फ्रिक्शन। तो हमने उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है और किस कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के कॉजेज क्या क्या है, ये हमने बात कर लिया था। तो आज हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स, कि फ्रिक्शनल फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों अगर हम बात करें, देखो लिखते चलते हैं समझते चलते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस आपने लिया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to the weight of the body, is directly proportional to the weight of body, to the weight of the body which moves, to the weight of the body which moves। अब देखो क्या है, समझो इसको, इसका मतलब क्या है। कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस आपने लिया, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना वेट आप मूव करा रहे हो। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करो, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ठीक। हमने क्या किया, एक इस पे ऑब्जेक्ट लिया, छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया, इसका वजन है 2 kg, ठीक। अब हम इधर से फोर्स लगाना शुरू करते हैं। इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी के साथ मूव करेगा, लेकिन अगर यहीं पे हमने इतना बड़ा वेट ले लिया, इसका वेट हो गया 200 kg, और आप फिर से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, बहुत थोड़ा डिस्प्लेस करेगा। मान लो यहां से आपने क्या किया, फोर्स लगाया तो बस ये यहां पहुंचा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहां पे आपने फोर्स लगाया तो वो यहां पहुंच गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा वेट होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हो, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब उतना ही वो अपोज करेगा, उतना ही क्या करेगा, वो मोशन का अपोज करेगा, ये मूव नहीं करना चाहेगा। इसका वेट कम है इसलिए आपका वेट ज़्यादा है तो आप फोर्स लगा के इसको मूव करा दोगे, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से ये अपने आप को अपोज करेगा, मोशन का अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये बहुत थोड़ा सा मूव हो पाएगा। हो सकता है न भी हो सकता है न भी हो। क्यों? क्योंकि आप कभी ट्रेन को आप धक्का दे के आगे बढ़ा सकते हो? नहीं। आप कार को थोड़ा सा हिला सकते हो, थोड़ा सा भगा सकते हो, साइकिल को भगा सकते हो, बाइक को भगा सकते हो, लेकिन क्या ट्रेन को कहोगे हाथ से धक्का देके आगे बढ़ा दें? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो यही ये कह रहा है कि जितना, अगर हॉरिजॉन्टल की बात हम कर रहे हैं, अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव करा रहे हैं, दूसरे केस में मत ले लेना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाहते हो तो उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेट के। जितना ज़्यादा वेट
उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितना कम वेट उतना ही कम फोर्स लगेगा। अब यहाँ रुई रख लो, रुई को तो ऐसे फूंक दो के उड़ जाएगा, है ना। क्या ये बॉक्स 2 किलो के वेट को फूंकने से उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से ये स्टेबल रहना चाहेगा अपने आप। ओके, चलो, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करता है वेट बढ़ने से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने, ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ये हमारा कोई एक टेबल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पे एक कपड़ा ले लेते हैं, ठीक। अब यहां से हम इसको हाथ से पकड़ करके, इसको हाथ से पकड़ के ऐसे खींचते हैं, ठीक है। इसको हाथ से पकड़ के खींचते हैं तो आसानी से आप इसको खींच सकते हो, आसानी से। ऐसे कपड़ा है, उठाया, इसको हटा दिया। लेकिन अगर आप इसी पे एक ईंट का टुकड़ा रख दो, इस पे क्या कर लिया, ईंट का टुकड़ा लग दिया है, एक ईंट रख दिया, तो अब इसको खींचोगे तो क्या आसानी से खींचा जाएगा? नहीं खींचाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि इसका वेट बढ़ गया, अब इसके ऊपर वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने से फ्रिक्शन फोर्स अब ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इस कपड़े को खींचना अब उतना ईजी नहीं रह गया जितना पहले था। समझ गए? तो ये हमारा क्या था, पहला फैक्टर था जिस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट के ऊपर। ओके, चलो भाई, अब दूसरे की बात करते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। The force of friction depends on the nature of surface in contact. Nature of surface in contact. कांटेक्ट में जो सरफेस आ रहा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं उन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर रफ सरफेस होगा तो क्या होगा? हाई फ्रिक्शनल फोर्स। ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होगा लो फ्रिक्शनल फोर्स या लेस फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर रफ सरफेस आपने लिया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो जहाँ दो सरफेस मिल रहे हैं, अगर वो सरफेस रफ है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, और जहाँ पे स्मूथ सरफेस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और यहीं पे लिख लो, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये डिपेंड नहीं करता है, द फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। कौन से एरिया पे? ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, of the
सरफेस इन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में सरफेस आ रहा है उस जो कांटेक्ट सरफेस उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता टिल वेट रिमेन्स द सेम। अगर वेट सेम है तो टिल वेट रिमेन्स द सेम। अगर वेट सेम है तो वो जो कांटेक्ट सरफेस जिस एरिया में आ रहा है, जितने एरिया में आ रहा है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप ये हमारा सरफेस हो गया, सॉरी ऊपर नोट कर लियो ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लिया ये हमारा सरफेस हो गया। अब हमने क्या किया, एक हमने बॉक्स लिया, ये हमारा 100 kg का है, ठीक। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस है वो इतना ही है, सर एरिया इतना ही है। अब यहीं पे हमने क्या किया, ये भी हमारा 100 kg का है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन वेट बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बराबर लगेगा। ऐसा नहीं कि इस पर ज़्यादा कम फ्रिक्शन लगेगा, इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वेट सेम होना चाहिए। अगर वेट डिफरेंट हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वेट सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आया बच्चों? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं जो हमारा फ्रिक्शन होता है जो हमारा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई एक सरफेस है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो देखो इस पे क्या होता है, आपने क्या किया, एक फोर्स इधर लगाया, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। एक फोर्स इधर लगा, इस पे दो फोर्स और लग रहे होते हैं। एक तो चल रहा जाता है, ये वेट लग रहा होता है, और इसका एक नॉर्मल फोर्स लगता है आर, ठीक है। जब ये फोर्स इधर लगा रहे हो तो एक फोर्स इधर की तरफ वर्क करता है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। ये हमने जो फोर्स लगाया है ये तो वेट लग रहा होता है, ये वेट के अपोजिट एक फोर्स और लग रहा होता है। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट मान लो मूव नहीं किया,
आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इसका मतलब, अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब आपने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग गया, दोनों बराबर हो गए तो वो क्या हो गया, स्टेबल रहा। समझ पा रहे हो? मतलब ये है कि जैसे आपने एक कार को धक्का देना है, आपने फोर्स लगाया लेकिन कार नहीं हिली, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, कार नहीं हिली, तो इसका मतलब आपने जितना फोर्स लगाया था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तो उसकी वजह से वो कार वहीं की वहीं रह गई। जब आपने और थोड़ा फोर्स लगाया तो थोड़ा सा कार हिली, तो इसका मतलब है कि वो जो फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है। समझ रहे हो? और जो ये मैक्सिमम फोर्स जिस तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको लिख लेते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स of friction which comes into play before a body just begins to slide, before a body just being to slide over the surface of another body, over the surface of another body is called limiting friction. इसको क्या बोला गया? Is called limiting friction. इसको आपको याद रखना है। इस फ्रिक्शन तक ये अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी, मतलब इतना फोर्स लगाते लगाते तक ये अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी। इससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तब बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको आपको याद रखना है। ओके, नोट करिए इतना। हो गया बच्चों? इरेज कर दूं? चलो, अब देखो क्या होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ, ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ, ये अपने आप को हमेशा एडजस्ट कर लेगा इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अप टू द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। up to the value of limiting friction. up to the value of limiting friction तक ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है,
that is as much force of friction comes into play, as much force of friction comes into play, तो क्या होगा, as much force of friction comes into play is just necessary to prevent the body, is just necessary to prevent the body from moving. Prevent the body from moving. मूव करने से उसको क्या करेगी, प्रिवेंट करती रहेगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है. आपने फोर्स लगाया उतना फोर्स ये लगा के एडजस्ट कर लेगा, बैलेंस रहेगा. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. फिर हम आगे चलते हैं. हो गया बच्चों, इरेज कर दूं. अब देखो हमने कारण भी देख लिया, क्या होता है फ्रिक्शन ये भी देख लिया, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. तो अब हम बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की. किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की कि कितने टाइप्स का होता है. जब हम फ्रिक्शन के टाइप की बात करते हैं तो देखो मेनली ये दो टाइप का होता है. अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो देखो फ्लो चार्ट बना देते हैं. फ्रिक्शन है, मेनली ये दो टाइप का होता है. क्या है, एक तो आपका आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, और दूसरा हमारा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन. एक तो हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन. और इसी में दो और देख लेते हैं, ये दो मेन हैं, दो और देख लेते हैं. जैसे एक हमारा होता है एयर फ्रिक्शन, और एक होता है विस्कस फ्रिक्शन. देखो एयर फ्रिक्शन और विस्कस फ्रिक्शन. विस्कस मतलब लिक्विड के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग विस्कस फ्रिक्शन बोलेंगे. तो मेनली हमारा ये दो है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर दो आ जाता है. एक हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन. एक हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो अब हम इसी के आगे बात करेंगे. ये हमारा, इसको तीसरा नाम दे दो, इसको चौथा नाम दे दो. ठीक है, मेनली ये दो ही टाइप के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक. वो एयर फ्रिक्शन और विस्कस फ्रिक्शन में पढ़ना है, पढ़ लेंगे. ठीक है, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में आपके स्लाइडिंग और रोलिंग होते हैं. ओके,
तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके फिर आपको समझाते हैं। हो गया? चलो अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मूव न कर पा रहा हो। स्टैटिक मतलब रुका रहे, मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, ये कब लगेगा? इट एग्जिस्ट व्हेन टू सरफेस ट्राई टू मूव two surface try to move across each other ये एक दूसरे के ऊपर से मूव करना चाहते हैं, बट नॉट इनफ फोर्स इज अप्लाइड but not enough force is applied to cause the motion. इतना ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई किया गया कि मोशन हो सके, तो इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रहे। ठीक है, तो ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक हमने, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, इस पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको एक हुक से फंसा दिया और इधर हमने क्या लगा दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। देखो क्या होगा, इधर हमारा फ्रिक्शन लगेगा, हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। हमने इस स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ा और इसको इधर खींच रहे हैं, तो होगा क्या कि ब्लॉक तो इधर नहीं आ रहा है, लेकिन स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया। हमने इधर खींचा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, लेकिन ये आया नहीं। इसका मतलब है कि हमने फोर्स लगा दिया लेकिन ये मूव नहीं किया। इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, हमने फोर्स तो लगाया लेकिन हम उतना फोर्स नहीं लगा पाए कि इस फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दे तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता, लेकिन हम उतना फोर्स नहीं लगा पाए तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। तो इस कंडीशन में इस पे जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब है इट एग्जिस्ट, ये तभी वर्क करता है व्हेन टू सरफेस ट्राई टू मूव। ये जो दो सरफेस जो हैं ये मूव करते हैं,
मूव करने का ट्राई करते हैं अक्रॉस ईच अदर, बट नॉट इनफ फोर्स इज अप्लाइड टू कॉज द मोशन, लेकिन उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया गया है कि ताकि वो मोशन मूव कर सकें। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, तो बाकी जो टाइप्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।